एंड वेलकम टू राजधानी न्यूज गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित यूरो इंटरनेशनल स्कूल में आज बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसका हिस्सा कैबिनेट मिनिस्टर्स कंवर पाल, कृष्ण पाल और संदीप सिंह जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता बने। इसी के साथ जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ और महामंत्री महेश यादव भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। मीटिंग का अहम मुद्दा कृषि कानून और SYL था। मीटिंग के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल जी ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग का ब्रीफ दिया। आइए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर ले चलते हैं। जो एक राजनीतिक प्रस्ताव हमने पास किया, तथ्य सत्य और किसान आंदोलन, कि इस आंदोलन की जो है उसकी सच्चाई क्या है, उस पर हमने सारी बात एक प्रस्ताव लेके आए। वो प्रस्ताव जो हमने पास किया कि जिस प्रकार से 3 कानून हैं जो पूरी तरीके से किसान के हित के कानून हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक प्रचार किया गया कि कोरोना काल में क्यों पास किए गए कानून, क्योंकि कोई ना कोई सरकार के मन में चोर था कि सरकार ने इसलिए 3 कानूनों को उस टाइम कोरोना काल में अध्यादेश के रूप में लाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। ये बिल जो है, ये प्रक्रिया जो शुरू हुई 2001 में शुरू हुई, और 2001 में जब जो सांसद थे उनकी एक कमेटी गठित की गई, उस टाइम से उस पर काम चला। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसके बाद सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, उस सरकार ने भी इस पर कार्रवाई की, और उस टाइम जो अपने शरद पवार जी जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी इसके लिए सब स्टेट को चिट्ठियाँ लिखी और उन्हें प्रयास किया। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है कानून बनने में, ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में कानून बने, ये एक लंबी प्रक्रिया है, और 19 साल इस सारी प्रक्रिया में लगे, तो तब जाके कानून जो है मूर्त रूप में हमारे सामने है। दूसरी बात, किसान एक जो आंदोलनकारी हैं वो बार बार एक बात कह रहे कि हमने डिमांड ही नहीं की, जो चीज़ हम मांग नहीं रहे आप दे क्यों रहे जबरदस्ती, हमारी तो डिमांड ही नहीं है ये। लेकिन अगर आप पिछला सारा का सारा इतिहास उठा के देखो तो ये बड़ी भारी डिमांड थी, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की बात करो आप, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात करो आप, चाहे चौधरी देवीलाल जी की बात करो आप, चाहे वो दूसरे लीडर जिनको आप नहीं, मतलब वो इतने फेम नहीं है लेकिन वो अपने अपने इलाके के लीडर थे, तो उन्होंने बात की। चाहे मेरी भी बात करो आप, तो हमने भी बात की। हम भी सब के सब एक बात कहते थे कि भाई किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी चीज़ का रेट अपने आप स्वयं नहीं लगा सकता, वो बस मंडी में जाएगा, वो बेचारा बाजू एक दूसरे में डाल के वो खड़ा हो जाएगा वहाँ, और कोई दूसरा आदमी आएगा वो उसकी चीज़ की कीमत लगा देगा। तो ये राइट उसके पास भी तो आना चाहिए। जो कील बनाता है उसके पास भी राइट है, जो कुर्सी बनाता है उसके पास भी राइट है, जो जूता बनाता है उसके पास भी राइट है, जो पंखा बनाता है उसके पास भी राइट है। तो हर आदमी के पास राइट, तो इसके ऊपर पास क्यों राइट नहीं है? तो वही राइट तो दिया इस कानून में। जिस राइट की डिमांड जो था, जिस अधिकार की डिमांड बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी, उसी अधिकार को इस कानून के तहत दिया कि वो अपनी चीज को बाहर भी बेच सकता है। अंदर वो बेच रहा तो वहां MSP है, लेकिन वो बाहर बेच सकता है, और अगर उसकी चीज अच्छी है तो और ज्यादा पैसे ले सकता है। मान लीजिए मैंने ऑर्गेनिक गेहूं पैदा करी, तो मुझे तो 5,000 रुपये क्विंटल बेचनी, 45 रुपये क्विंटल बेचनी, लेकिन सरकार तो 1975 रुपये लेने लग रही। तो सरकार पे मैं नहीं बेचता, मैं तो मेरे पे चीज़ अच्छी है मैं तो बाहर बेचूंगा, या मेरे गेहूँ अच्छी है तो मैं, मेरी ऑर्गेनिक नहीं भी है लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़िया है, तो मेरे पास एक विकल्प दिया कि आपके को एक विकल्प मिल गया कि आप बाहर जाकर अपनी चीज़ बेच सका। लेकिन वो कोई कंपलसरी नहीं किया किसान के लिए कि आपको जरूर बाहर बेचना, आप मंडी में बेच सकते हैं, आपका मन लगता है, आपको अच्छा लगता है तो आप बाहर जाकर बेच सका। और जो इसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही कि MSP समाप्त हो जाएगा। तो MSP तो देश की जरूरत है। जब हमने फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए और हमने कहा कि हम उसकी गारंटी देते हैं, तो उन लोगों को अनाज तो सरकार ने देना। तो मान लीजिए जैसे आज की तारीख में 135 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं देश में, तो मैं समझता हूँ कि 70-75 करोड़ तो लोग ऐसे हैं जिनको सरकार देगी। तो सरकार कहाँ से देगी? सरकार तब देगी ना जब खरीदेगी। तो MSP समाप्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार की जरूरत है, सरकार को खरीद रही है, तो MSP समाप्त हो ही नहीं सकता। और दूसरा कहते हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी। मंडी कैसे समाप्त हो जाएगी जब MSP चालू रहेगा? अगर आपको बाहर उतना रेट नहीं मिलता तो आपके पास विकल्प है कि आप जाके MSP पे मंडी बेच सकते हैं। तो सारा ऐसा परिवर्तन नहीं होगा, ये केवल और केवल झूठ बकाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की चाल चली, इसमें कहीं सत्यता नहीं है। दूसरा, एक बार पूरा कर लूं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कुछ नियम बनाए। ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब शुरू होगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं थी। मैं और मेरा परिवार 80 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते रहे। मेरा मतलब मैं अकेला नहीं कर रहा, पूरा पूरा जिला कर रहा। हमारे यहाँ शुगर मिल है, उस शुगर मिल के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे और लगभग 80-90 साल से कर रहे हैं।
तो मुझे तो नहीं याद है कहीं 1 इंच जमीन पे भी कहीं उसने कब्जा किया। और मैं समझता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ा भारी लाभ हुआ। हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई आपके यहाँ शुगर मिल है, इसकी वजह से आपको लाभ हुआ, तो हमें उससे फायदा है। तो अब वर्तमान में उसकी संख्या की उम्मीद है कि वो बढ़ेगी। कारण क्या है कि खेती के प्रति रुझान घटता जा रहा। आने वाले बच्चे जो हैं, जैसे मैं था तो जो मेरी नॉलेज थी खेती के बारे में, आगे मेरे बच्चों की वैसी नॉलेज है नहीं ना, उनका वैसा इंटरेस्ट है जैसा मेरा इंटरेस्ट था। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उस तरीके से बढ़ सकती है। और दूसरा, जो पढ़े लिखे किसान है वो नई चीज पैदा करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। दोनों स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ने के चांसेस हैं। तो सरकार ने उसके लिए नियम तय कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि वो शक्तिशाली व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, कहीं ऐसा तो नहीं वो शोषण कर देगा। तो शोषण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार इसीलिए तो बनाई कि किसी का शोषण ना हो सका, उसके शोषण से बचाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी। तो सरकार ने कुछ नियम तय कर दिए कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पहली बात तो यह है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक फसल से लेकर 5 साल तक का होगा। उसमें आप किसी भी तरीके से जमीन पे कब्जा नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। केवल आप उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जो चीज़ आप पैदा करवाना सकते हैं वो पैदा करवा सकते हैं या पैदा कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया गया, अगर आप पेमेंट लेट करते हैं किसी वजह से, ऐसे कहते पहले होती थी, तो सरकार ने नियम बना दिया कि 3 दिन से अगर लेट आप पेमेंट करोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा उसके ऊपर। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा नियम बना दिया कि जिसने के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उस व्यक्ति ने वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट तो समाप्त हो गया, लेकिन वो उठाता नहीं है। सरकार ने नियम बना दिया कि इतने टाइम के अंदर अंदर अगर आपने हटा लिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं हटाया तो वो किसान का होगा। दूसरा, किसान का जो काम है वो ऐसा है, वो खुले में है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन बारिश ज़्यादा पड़ गई, पाला ज़्यादा पड़ गया, या कुछ और ओले ज़्यादा पड़ गए और वो फसल मेरी नष्ट होगी, तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो कह के भाई इसकी पेनल्टी दे। तो नियम बना दिया कि अगर ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए बाध्य नहीं है, आप उससे फाइन नहीं ले सकते। दूसरा क्या है कि उसके लिए एक नियम बना दिया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन बाद में किसान उस कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गया, कॉन्ट्रैक्ट वो कहे मैं इसको फुलफिल नहीं करता तेरे कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी जिम्मेदारी है जो खर्चा आया वो उसको वापस कराएगा। लेकिन अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मुकरागा तो उसको 1.5 गुना देना पड़ेगा। किसान को केवल वो देना पड़ेगा जो लागत है, और उसको अगर वो मुकरागा तो उसको 1.5 गुना उसका देना पड़ेगा। ऐसे कुछ और भी नियम इस बिल में बना दिए ताकि किसान के हित सुरक्षित रहे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी उसकी अपनी मर्जी है, वो करना चाहे कर लो और नहीं करना चाहे तो ना करो, फिर जैसे पहले कर रहा वैसे करता रहो। तीसरा, जो स्टॉक की बात है, अब सरकार ने एक छूट दी कि आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरीके की आप छूट दोगे तो इससे निश्चित तौर से ब्लैक हो जाएगी, और जो आम आदमी है उसके लिए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, और 100 रुपये किलो आटा हो जाएगा, 200 रुपये किलो आटा होगा, जैसे उन्होंने जिस प्रकार के अफवाह फैलाने का उन्होंने प्रयास किया। देखिए, पहले भी स्टोर किया जाता था, स्टॉक किया जाता था, लेकिन बीच में एक ऐसा कानून बना दिया कि आप स्टॉक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टॉक? क्योंकि देश की जरूरत मान लीजिए 100 क्विंटल की थी, लेकिन उत्पादन तो 80 क्विंटल का था। तो जैसे ही 80 क्विंटल का था, अगर किसी ने स्टॉक कर लिया तो स्वाभाविक है कि ब्लैक हो जाएगी। तो सरकार एक ऐसा कानून ले गई कि स्टॉक करने का राइट समाप्त कर दिया ताकि ब्लैक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति बदल गई बिल्कुल। आज अगर हमें 100 क्विंटल की जरूरत है तो हमारे पास 250 क्विंटल से भी ज़्यादा उपलब्ध है। तो ऐसे में हमें उसको रखने की भी एक समस्या हमारे सामने आएगी। तो हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें आने चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर का हमने ये नहीं कहा कि उसमें अडानी अंबानी आवेगा प्राइवेट सेक्टर में। हमने कहा कि जो किसान है वो अपना एक समूह बना ले और वो अपना गोदाम बना ले। हम 90% सब्सिडी देंगे उससे कि वो 90% सब्सिडी लेके अपना एक गोदाम बना ले और वो स्टॉक कर ले। और अगर वो नहीं करता किसान तो उसकी जो दूसरा कोई है तो वो भी आ सकता है उसमें। वो नहीं, कोई सब्सिडी नहीं अडानी अंबानी के लिए, किसान के लिए जो समूह है, जो 25 लोगों का समूह होगा उसको छूट है। अडानी अंबानी के लिए कोई छूट नहीं है। अडानी अंबानी बनाएगा तो अपने उस पर बनाएगा। जनता के बीच में कैसे जाएगा? बैठक चल रही थी, क्या कुछ निकल के आया इसमें? नहीं, जनता के बीच में तो यही है ना जी, जो सच्चाई जो हमने कहा ना जी, जो सच्चाई है उसको लेके जाना जनता के बीच में। तो ये जो स्टॉक है तो इससे ब्लैक की कोई नहीं। और दूसरी बात, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि अगर स्टॉक में हमने ये भी कहा, उस कानून में साफ है
कि अगर जो अनाज हैं उनके रेट 50% से ज़्यादा और बढ़ जाए, यानी कि 1.5 गुना हो जाए, अगर उससे ज़्यादा होंगे तो वो कानून स्टॉक का समाप्त हो जाएगा अपने आप ही, आप फिर स्टॉक का राइट आपका समाप्त है। ऐसे ही जो सब्जियां हैं या जैसे आलू है, प्याज है, दूसरी चीज़ें हैं, उनके रेट अगर 2 गुना से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, आपका स्टॉक करने का राइट समाप्त हो जाएगा। तो ये केवल बहकाने की बात है। ये कानून जो है पूरी तरीके से किसान के हित के कानून है और किसान को इससे बड़ा लाभ होने वाला है और किसान को बड़ा लाभ इससे होगा। जहाँ तक सरकार पीछे नहीं हटेगी अपने कदम से? नहीं, सरकार क्यों पीछे हटेगी? इससे है ही कानून किसान के पक्ष के। जो लोग इस पे आंदोलन चलाने लग रहे वास्तविकता में किसान को बहकाने का काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। जब बाल विवाह समाप्त करने की बात आई तो कुछ लोग बाल विवाह के ही पक्ष में खड़े गए थे, जबकि नुकसान तो मेरे ही रहता। बच्चे किसके थे? बच्चे तो उन्हीं के थे, बच्चे उन्हीं के थे, लेकिन उनको ही खड़ा कर दिया कि बाल विवाह तो चलना चाहिए। जब स्त्री शिक्षा की बात आई तो ऐसे ही लोग खड़े कर दिए जो स्त्री शिक्षा के खिलाफ खड़े गए, जबकि बेटियां तो मेरी ही तो थी। लेकिन आज अगर आप मेरे से कहोगे आप अपनी बेटी को ना पढ़ाओ तो मैं आपकी बात सुन लूंगा क्या? मेरा ख्याल है कुर्सी पर बैठता मैं। मंत्री जी जाएंगे कैसे जनता के बीच में? हर जगह विरोध हो रहा है, हरियाणा में विरोध हो रहा है, यूपी में विरोध हो रहा है, नहीं, तो जाएंगे कैसे? देखिए मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल मैं आपकी बात, यही तो जवाब है ना। देखिए आंदोलनकारियों का क्या हुआ है, अब उसका क्या है कि वो उसमें किसी तरीके से झगड़ा करना चाहते हैं, टकराव करना चाहते हैं, हम टकराव से बचना चाहते हैं। मैं ये बात चाहता हूं कि अगर सार्वजनिक हित में आप बात करोगे तो फिर तो चर्चा करोगे ना आप। अगर आप वाकई किसान के हित में हैं तो फिर आपको चर्चा करनी चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप किसान के हित में नहीं है, आप किसान के हित में बात करना चाहते, आप टकराव चाहते हैं। तो निश्चित तौर से जब जनता को हम समझाएंगे, और आज ऐसा ऐसा जो किसान है उसकी समझ में आता जा रहा, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे किसान हो चुकी है आपके साथ, समझा नहीं पा रहे हैं आप किसानों को, क्यों समझा नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल मैं नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हम समझा नहीं सकते, समझाया तो हम पूरा रहेगा। आप बताओ, आपकी समझ में कुछ नहीं रहे तो आप पूछ लो, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर किसी ने कसम खा ली कि मैंने समझना नहीं तो उसको कैसे समझा सका? जो आदमी सो रहा उसको आप जगा सको, लेकिन जागते आदमी को आप जगा नहीं सकते। जिसने जिद कर रखी कि मैं जागना नहीं, उसको आप कैसे जगाओगे? लेकिन जो आम किसान है उसकी समझ में बात आती जा रही, वो अपने घर जाता जा रहा। लेकिन जो पार्टियों के लोग हैं, जिनके राजनीतिक स्वार्थ हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं, और वो चाहते हैं कि इस आंदोलन से वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। नहीं, देखिए किसान इतने डटे नहीं है, बहुत बड़ा वर्ग है, उसमें से अगर 2%, 3%, 4% या 5% लोग या 10% लोग भी कहीं आंदोलन में या असहमत हैं और 90% सहमत हैं, तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? हरियाणा और पंजाब के अलावा तो कहीं कुछ दिखता नहीं है। थोड़ा सा एरिया यूपी का है जहाँ है, और इसमें भी अगर आप टोटल में देखेंगे तो टोटल में वो अब भी कम है, दूसरे लोग ज़्यादा है। आप नहीं, देखिए जहाँ तक सरकार कर रही है, सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक देश में जितने भी आंदोलन चले आज तक इस टाइप के, हमेशा सरकार ने बल प्रयोग किया, गोली चलाई और किसान मरे। आप चाहे कंडेला कांड देख लो, चाहे दूसरे और देख लो, कहीं भी देख लो, तो इन लोगों ने किया। लेकिन ये पहली बार एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कहीं भी बल प्रयोग नहीं हुआ। कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि वो किसान सरकार की उसकी वजह से कुछ हुआ। सरकार ने कहीं भी बल प्रयोग नहीं किया, कोई भी इस प्रकार का नहीं किया। सरकार ने एक आपने बोला कि माल स्टॉक होगा, उसके बाद रेट डबल हो जाएगा, उसके बाद वो रूल कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मान लो किसी ने माल स्टॉक कर लिया, उसके बाद रेट डबल हो गया, लोग पहली महंगाई से नहीं, आप डबल ज्यादा कह रहे, 1.5 गुना कहा मैंने। नहीं, मैंने 1.5 गुना कहा, डबल करके जो आपका टीवी देखने वाले की संख्या बहुत बड़ी है। आप 1.5 गुना आप पहले 1.5 गुना तक वेट करेंगे, महंगाई वहां पे जाएगी। माल पहले स्टॉक कर रखा है, क्या वो माल गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी? कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगी? नहीं, वो नियम में सारा है कि उस टाइम उसकी जो
वो अधिकार था उसका स्टॉक करने का अधिकार वो समाप्त हो जाएगा और सरकार उस पर बैन कर देगी कि वो स्टॉक नहीं कर सकता, उसको मार्केट में ले आएगी माल को, ताकि किसी प्रकार की ब्लैक ना हो। कि जो माल अंबानी अडानी ने उस टाइम पे स्टॉक कर रखा होगा, क्या वो सरकार अपने अडानी अंबानी, ये अडानी अंबानी शब्द देखो, इन्हें कुछ लोगों ने चला दिया। अडानी अंबानी कहाँ से इतना स्टॉक कर लेगा? माल स्टॉक हो चुका है, वो मार्केट में कैसे आएगा वापस? जैसे सरकार लेती है वैसे, जैसे पहले लिया सरकार ऐसे ले आएगी, ऐसे ही ले आएगी सरकार, उसकी पेमेंट दे देगी सरकार, ले आएगी। क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, आज मैं देख नहीं, मेरी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये प्रस्ताव मैं लेके आया था, ये प्रस्ताव मैं लेके आया था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ही आऊंगा इसकी। तो इस पे मैं जो प्रस्ताव मैं लेके आया था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ बिल्कुल स्वागत है उनका, वो लेके आया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है विधानसभा में? आमतौर पे 99% उसका अर्थ यही होता है कि वहां बोलने का टाइम मिलता है। केवल टाइम लेने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ऐसा नहीं कोई अविश्वास होता है, वो केवल टाइम लेने के लिए होता है। हम तो तैयार हैं, हमने पिछली बार भी ये कहा था उनको कि अनलिमिटेड टाइम है, आप 30 विधायक हैं, 30 के 30 विधायक बोल रहे हैं आप, हमारे भी 30 इधर से बोलेंगे, आपके भी 30 इधर से बोलेंगे, अनलिमिटेड टाइम आप कितने टाइम तक बोलो। लेकिन वो उस पर चर्चा करने की बजाय वॉकआउट करके आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी और जनता से भी अपील करता हूं कि अब की बार की जो विधानसभा की कार्रवाई होगी बिल्कुल ध्यान से देखें और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये बिल किसके हित के हैं और साफ हो जाएगा कि ये बिल किसान के हित के हैं, क्योंकि वहां की कार्रवाई सुननी चाहिए। जब आप विपक्ष में थे तो बहुत सारे भाजपा के नेता ऐसे मंत्री भी रहे हैं जिन्होंने कपड़े उतारकर एक विरोध प्रदर्शन किया था। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, आज 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है डीजल और पेट्रोल। क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? ना कुछ नहीं, अगर आप कांग्रेस का देखो, कांग्रेस के टाइम में 80 रुपए लीटर तो कांग्रेस के टाइम में भी रहा था पेट्रोल, और कांग्रेस के राज ने 6 साल है, अब 6 साल में हमारे टाइम में अगर पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा, तो अगर कांग्रेस का आप देखो अनुपात में, मैं एक की चीज की बात कर रहा, देखो आप सब लोग विद्वान लोग हैं, आपको सारी चीजों की जानकारी है, आप उसका रेट का चाहे तेल के रेट की लगा लो, चाहे आप गैस के रेट की लगा लो, और चाहे जो मूल्य बढ़े, जो परसेंटेज है, आप उससे कहीं से हमारी तुलना कर लो, मैं जिम्मेदार हूं, आप गूगल पे से निकाल लो। और अभी मैं तैयार हूं। ये पेट्रोल डीजल की रेट वृद्धि सही है क्या आपके हिसाब से? देखिए तेल की वृद्धि सही गलत की बात नहीं, जैसी जिस टाइम की जरूरत हो, जैसी परिस्थितियां वो बढ़ती रहें, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ आप तुलना करोगे तो कांग्रेस के मुकाबले में हमारी सरकार की स्थिति बहुत बढ़िया है। और 1-2 चीज का रेट बढ़ा, उनके टाइम में महंगाई की दर जो थी वो 12% तक गई थी, हमारे टाइम में तो अभी तक 6 तक भी कभी नहीं गई है। नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार कोरोना ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में किया ना, अगर कहीं कांग्रेस का राज होता तो आप देखते कि हर चीज की आपको ब्लैक मिलती। कांग्रेस का 10 साल राज रहा, 10 साल में एक महीना भी आप ऐसा दिखा दो मेरे कि जब ब्लैक नहीं हो। हमारा 6-6.5 साल का राज है, आप 6.5 साल में एक चीज भी ऐसी नहीं दिखा सकते कि जिसकी आपने ब्लैक में कोई चीज आपने खरीदी हो, किसी चीज की ब्लैक नहीं होने दी। और ना ही महंगाई की दर वो है, ठीक है फेसबुक पे पूरा शोर है, लेकिन आप महंगाई की दर कोई मैं नहीं निश्चित करता, कोई नहीं करता, आप उसके निकाल के देख लो महंगाई की दर उनके टाइम में क्या थी, मेरे टाइम में क्या थी, उनके 12 थी, अगर हमारे में 6 भी होगी तब भी मान लेंगे कि हाँ महंगाई की बात बड़ी कर देता हूँ। जो आप कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ रही है, लगता है आप जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको अवगत करा देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ सर, अभी भी बीच में हम लोग जा रहे थे, जनता सिलेंडर अभी भी ब्लैक में मिल रहा है, राशन भी ब्लैक में मिल रहा है, कई सारी कंप्लेंट आ रही है, लोग खुद परेशान हैं, लोगों की जबान से ही आपको ये मीडिया बोल रही है। देखिए आज तक एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि सिलेंडर ब्लैक में है कहीं भी। अगर आपने भी चाहिए तो आप भी बताओ, आपका भी दे देंगे, और किसी ने चाहिए उसका भी बताओ, उसका भी, अभी के भी। लेकिन मैंने ये नहीं कहा महंगाई नहीं बढ़ी, मैंने ये नहीं कहा महंगाई नहीं बढ़ी, मैंने कहा कांग्रेस के टाइम में हमारे से दुगने से ज्यादा बढ़ी, हमारे टाइम में महंगाई बढ़ी लेकिन कंट्रोल में। बार-बार में यही बात बीच बीच में आई जा रही है, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम जनता हित की बात को लेकर। नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा, पार्टी की बात नहीं। मैं सर वही कह रहा हूँ, मैं जनता की बात को लेकर के आपके लिए आगे कह रहा हूँ कि जनता जो कह रही है, क्योंकि वो पार्टी नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि सरकार कौन सी है, हमारे लिए सरकार कौन सी अच्छी है। चाहे उनको ये फर्क पड़ रहा है कि कांग्रेस कई बात ना जी, वो रो रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है पहले से ज्यादा, कोरोना टाइम में उन्होंने पहले ही डुबा दिया है आम जनता को। मैं एक बात करता हूँ, कई बार ना फीलिंग देते हैं लोगों को कि साहब ये फीलिंग होगी, आपकी तो कमर टूट गई, आपकी कमर टूट गई। आप
जिस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आप उसी टाइम की सारी रिकॉर्डिंग निकाल के देखो। सोनिया गांधी कहती है कमर तोड़ दी, महंगाई ने कमर तोड़ दी, महंगाई ने कमर तोड़ दी, जबकि महंगाई 3% पे थी। महंगाई की दर जो थी वो 3% पे थी उस टाइम। वो उस टाइम आज तक की सबसे कम पे थी, लेकिन प्रचार क्या करा कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, महंगाई ने कमर तोड़ दी। बिल्कुल याद करो, आप कहीं रिसर्च कर लियो, जिस टाइम मनमोहन सिंह जी गद्दी पे बैठे थे उसी टाइम चीनी का और आटे का रेट उसी टाइम बढ़ना शुरू हुआ था। 11 रुपये से 18 रुपये पे रुका था और चीनी 49 रुपये पे जाकर रुकी थी। उसी टाइम बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई थी उनके टाइम में। वह लोग जो उनसे कह रहे थे महंगाई ने कमर तोड़ दी, लेकिन वास्तविकता में उन्हें कमर तोड़ी थी। उस टाइम महंगाई थी। आज भी इसी तरीके से है कि महंगाई की जो दर है वो तो आप माप सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से बात बढ़ेगी। वह आप चेक कर सकते हैं कि महंगाई का दर क्या है। पेट्रोल डीजल सिलेंडर की बात चल रही है, क्या उसे कंट्रोल में करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? नहीं, सरकार के हमेशा प्रयास रहते हैं, जिस प्रकार की जरूरत होती है उस प्रकार का सरकार निर्णय लेती है। SYL पे विधानसभा में भी दोबारा एक बार संकल्प पास करके भारत सरकार को भेजा जाए और भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे कि SYL के विषय में केंद्रीय सरकार की दखल के बाद में SYL का मामला सुलझाया जाए, क्योंकि SYL सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था के लिए हरियाणा का बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सिर्फ एक किसी हरियाणा के, वैसे कहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा को पानी नहीं मिले, ठीक है, दक्षिणी हरियाणा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, लेकिन SYL का मुद्दा सारे स्टेट से जुड़ा हुआ है। मैं, अगर आप मेरे को इजाज़त दो तो मैं 1 मिनट के लिए बताऊं आपको कि हमारे यहाँ ना 2 सिस्टम से, एक यमुना सिस्टम, एक भाखड़ा सिस्टम है। यमुना सिस्टम पे कोई स्टोरेज नहीं है। पानी बारिश के टाइम में यमुना में पानी आता है, हथनीकुंड बैराज से रेगुलेट होता है और जितना हिस्सा दिल्ली, यूपी, हरियाणा को हिस्सा चला जाता है, वहाँ स्टोरेज नहीं है। भाखड़ा सिस्टम में स्टोरेज है, भाखड़ा डैम बना हुआ है। और SYL का मुद्दा अगर सबसे पीछे देखो तो इंडस वाटर ट्रीटी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी, उस टाइम भारत सरकार ने रावी व्यास का एडिशनल पानी उस जमाने में, उस समय में लगभग 100 करोड़ रुपए की पेमेंट पाकिस्तान को देके खरीदा था। और उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो आज का दक्षिणी हरियाणा है, जिसमें झज्जर, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी वगैरह का इलाका है, उस टाइम ईस्ट पंजाब कहते थे, इस इलाके के लिए था। जब लिफ्ट इरिगेशन बनी तो लिफ्ट इरिगेशन के साथ ही ये फैसला हुआ कि इसको, इस लिफ्ट इरिगेशन को पानी देने के लिए, इस इलाके को पानी देने के लिए सतलुज यमुना लिंक कैनाल बनाई जाए और उसको यमुना जो वेस्टर्न जमुना कैनाल है, इसको करनाल के पास जोड़ा जाए। और वो मामला जैसे तैसे ये राजनीति का शिकार हो गया और वो लंबी चला आ रहा है। आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे पास भाखड़ा से पानी लाने के लिए एकमात्र जो हरियाणा का मेन चैनल है, एक तो भाखड़ा मेन लाइन है जिसे कुछ जिले लेते हैं, राजस्थान को पानी ले जाता है। नरवणा ब्रांच है हमारी, नरवणा ब्रांच की हम रिपेयर नहीं कर पा रहे और उसकी जो डिजाइंड कैपेसिटी है वो लगभग 4100 क्यूसिक की डिजाइंड कैपेसिटी है और आज 3000 क्यूसिक से ज़्यादा उसमें पानी नहीं चल रहा। और यही स्थिति चलती रही है, क्योंकि SYL अगर जब बन जाएगी तो हमारा पानी भी आएगा, इसके साथ साथ एक हमारे पास वैकल्पिक चैनल मिल जाएगा SYL। सर, बीच में आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहूँगा। सर, SYL का मुद्दा आप जो आज बता रहे हैं ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों हरियाणा सरकार की तरफ से देरी हो रही है? जनता का सिर्फ सवाल यही रहता है हमेशा से कि SYL का मुद्दा 15 साल से ऊपर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार के बाद भी अब क्यों लेट हो गई? पंजाब सरकार ने बनाई, उससे बातचीत में इसको कब तक चलता रहेगा? देखिए अभी भी एक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन हरियाणा सरकार की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिक ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट से होने हैं कि किस इसका मोड क्या होगा, कैसे एग्जीक्यूशन कैसे होगा। और उस पर अभी आपने पीछे, आप तो प्रेस के साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दोनों स्टेट्स को कि दोनों स्टेट्स बैठ के और कोई वे आउट निकालो, भारत सरकार मध्यस्थता करे और नहीं तो फिर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करेगी। तो हम तो कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से इस पर फाइनली डिसीजन दे देगी इसके मोड एग्जीक्यूशन के बारे में, तो उस टाइम हरियाणा सरकार को जो भी एक्शन लेना होगा लेगी। जो कोर्ट के ऑर्डर का वेट किया जा रहा है, फिर भाजपा सरकार ने पहले अभियान भी रखा था SYL मुद्दे को लेकर, प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार। देखिए उसमें किससे अपील की जा रही है? आप एक तरफ से कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है, दूसरी तरफ हम
जनता के अंदर ये चीज उठाने का हम एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये, मैंने अभी आपसे निवेदन किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दोनों स्टेट्स को बैठ के इसका एमिकेबली सॉल्यूशन निकालो। हम तो उसकी बात के लिए कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी, केंद्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि वो दोनों स्टेट्स को बैठा के कोई इसका वे आउट निकालें। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही मंशा है और इसका समाधान के लिए भी सुगम रास्ता यही हो सकता है, दोनों स्टेट्स बैठ के निकालें। इसीलिए अभी इस आंदोलन के दौरान मैंने अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इंटरव्यू दिया था और स्टेटमेंट भी दिया था। मैंने कहा था पंजाब और हरियाणा के किसान दोनों साथ बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, और अगर ये एसवाईएल के बारे में कोई सहमति आपस में, कोई भाईचारे में, सद्भावना में, कोई किसान आपस में सद्भावना बना लें तो इस एसवाईएल के निर्माण में बड़ा सहयोग मिलेगा।